हाँ तो brilliant students and brilliant people, how are you? I am going to talk about electrostatics का चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में आज का लेक्चर है हमारा सेकेंड टॉपिक है। पहला बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, दूसरा है ट्रांसफर ऑफ चार्जेज, तीसरा टॉपिक होगा कूलॉम्स लॉ और चौथा टॉपिक होगा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो इसके बिफोर अगर हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं इसका लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्शन का, तो आप जाएं सर्च करें यूट्यूब पे कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड लेक्चर फर्स्ट बाय गोयल बाबा, ठीक है। और उस लेक्चर को आप स्टडी कर लें, तभी आपको लेक्चर सेकंड समझ में आएगा। तो जल्दी से पेन कॉपी निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। इट्स ओके। तो फर्स्ट हेड डाले आप बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्जेज। फर्स्ट एडिटिव ऑफ चार्जेज, सेकेंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो फर्स्ट आप हेड डालेंगे एडिटिव ऑफ चार्जेज। फर्स्ट एडिटिव ऑफ चार्ज, ठीक है। एडिटिव ऑफ चार्जेज या एडिमेंट्री ऑफ चार्जेज क्या होता है, या एक आप ले लें आइसोलेटेड बॉडी है, एक आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड चार्ज बॉडी है, या एक आइसोलेटेड चार्ज बॉडी है, ठीक है। जिन पे प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6 इस तरह के चार्ज है। इसका मतलब ये होता है कि क्या कैसे समझेंगे, तो द टोटल चार्ज ऑफ अवर बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी क्या कह सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एल्जेब्रिक, जहां भी टर्म एल्जेब्रिक शब्द आता है तो उसका मीन्स यही होता है कि किसी भी चार्ज को आप ऐड करेंगे तो उसके साइन के साथ ऐड करेंगे। किस तरह ऐड करेंगे, तो साइन के साथ ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल +2 कूलम +1 कूलम, दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा +2 कूलम चार्ज माइनस +1 कूलम चार्ज, ऐड करेंगे तो कितने आ जाएगा, +3 कूलम चार्ज। +2 कूलम चार्ज माइनस 2 कूलम चार्ज, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, +1 कूलम चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहां पे नेट चार्ज, यानी नेट चार्ज की बात किया जाए तो यह हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6। यानी नेट चार्ज जो भी आप रखेंगे उस साइन के साथ रखेंगे। अब दूसरा टर्म आता है सेकेंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज जैसे हमने इसके लेक्चर फर्स्ट में बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज में, कि जब हमने एक सिल्क और एक ग्लास रॉड को रब किया था, ये सपोर्ट दीजिए कोई बॉडी है, कोई एटम है, तो एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, न्यूट्रल में होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, न्यूट्रल में होते हैं। और जब इस बॉडी को रब करेंगे, रब करके इस स्किन से हटाएंगे, तो जो चार्ज इस पर डेवलप होगा वही चार्ज
जो चार्ज डेवलप होगा उतना ही अमाउंट में इस स्किन पर भी चार्ज डेवलप होगा, लेकिन दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, और यह डिस्क्रीट होंगे, या वॉल्यूम फ्रैक्शन में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं, इक्वल पार्ट में वैल्यू होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। डिफरेंट टाइप में जैसे 2.5, 3.7 ये फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/2, 3 अपन आपका 5 ये फ्रैक्शन वैल्यू है। तो किसी भी, जैसे सपोज दैट ये सिल्क है, तो सिल्क को हमने ग्लास रॉड, सिल्क लिया है ग्लास रॉड, इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के साथ जब रब किया, रबिंग किया, फ्रिक्शन किया, तो ग्लास रॉड पर ये सिल्क पर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव। ठीक है, तो यह Q इक्वल टू N इंटू ई, यहाँ N क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, यह स्मॉल n इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल। स्मॉल n यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल है आपका, ध्यान से समझे। स्मॉल n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एटसेट्रा। यानी स्मॉल n क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में स्मॉल n की वैल्यू फ्रिक्शन में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, यानी फ्रैक्शन में स्मॉल n की वैल्यू नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब थर्ड हो गया हमारा, थर्ड पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें क्या होता है, जो भी बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम जो बॉडी है वो ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व होती हैं। क्या होती हैं, ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड nor destroyed, it can only be transferred from one part to the other system, one part of the system, yeah, one part of the body to other, but the total charge in an isolated system always remains conserved. तो ये बात रहा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, या जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें। हाँ, तो अगला हेडिंग डालेंगे आप, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। फर्स्ट बाय फ्रैक्शन, सेकेंड बाय कंडक्शन, थर्ड बाय इंडक्शन। फर्स्ट पॉइंट को आप समझें। फर्स्ट पॉइंट बाय फ्रिक्शन, फर्स्ट लेक्चर में हमने इस पर डिस्कशन किया था कि किसी सिल्क या कैट स्किन पर आप ग्लास रॉड को रब करें या सिल्क के क्लोज पर ग्लास रॉड को रब करेंगे, यानी फ्रिक्शन करेंगे, रब करेंगे, रब करके हटाएंगे, तो इस पर ट्रांसफर होगा पॉजिटिव चार्ज का ग्लास रॉड पर, और सिल्क क्लोज पर कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बाय कंडक्शन, एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के पास ले जाएंगे। ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी। यहाँ हमने इंसुलेटेड लगाया, इंसुलेटेड स्टैंड के साथ इंसुलेटेड वायर लगाया, और इंसुलेटेड वायर से एक हमने अनचार्ज बॉडी कनेक्ट किया हुआ है, और उस अनचार्ज बॉडी पर जब चार्ज बॉडी को लेकर जाएंगे तो इसका चार्ज उसके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे आपको के पास यहाँ पर एक स्फीयर है ए, स्फीयर बी, एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर बी। ये यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है। एक फाइन वायर से कनेक्ट किया गया है,
इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, यानी V1 इज ग्रेटर देन V2। तो यह पोटेंशियल हायर टू लोअर क्या होगा, फ्लो होगा। तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो इन पर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा। सिमिलरली जैसे एक टैंक है और एक टैंक से हर एक पर्सन के घर रहता है, दो टैंक रहते हैं, एक टैंक से दूसरा कनेक्ट रहता है। ये हायर है और ये क्या है, लोअर है। तो यहाँ पानी इसमें आएगा तो पानी से आते आते हायर से लोअर तक फ्लो होगा, तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। उसी तरह या हायर चार्जेज है या लोअर चार्ज, यानी यहाँ पर Q इक्वल टू हम क्या मानते हैं, 0। यहाँ पर कैपिटल Q है या ये Q2 है और ये क्या है, Q1 है। तो कॉमन चार्ज टच कर, जब इसको टच किया जाएगा कंडक्शन को, यानी कंडक्शन, इस प्रोसेस ऑफ कंडक्शन बोलेंगे, इस बॉडी को इस बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास टच करेंगे तो फार्मूला मिलेगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। यानी यहाँ पर अगर इसका चार्ज 0 है अब Q1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकुलाम है, तब 4 माइक्रोकुलाम प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी 4 माइक्रोकुलाम अपन 2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, 2 2 जा 4। अब यह 2 माइक्रोकुलाम इसको जब इस बॉडी को इस पर टच करेगा अनचार्ज बॉडी पर, यह 2 माइक्रोकुलाम दोनों टच करके हटाएंगे, आफ्टर टचिंग टच करने के बाद हटाएंगे तो 2 माइक्रोकुलाम चार्ज जो है दोनों पर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब बात समझ में। चलिए हम लोग देखते हैं बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन में क्या है, इस चार्ज बॉडी को अब ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई एटम है। इस एटम को जब हम रब कर रहे थे तो इस एटम पे चार्ज, यहाँ सारे जो भी चार्ज है यहाँ पर क्या हो जा रहे थे, कलेक्ट हो जा रहे थे, ठीक है। उसी तरह जब इस बॉडी को इस अर्थ से कनेक्ट कर दिया है हमने, अर्थ ने स्टैंड लगा दिया है, और जब इस बॉडी को एटम को हम जब ले जाएंगे तो एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके इस साइड और प्रोटॉन चले जाएंगे किधर, इस साइड चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक प्रोसेस और समझिए कैसे ट्रांसफर होगा। वो अर्थ में आपका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहें तो इस पार्ट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। जब इस पार्ट को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, अर्थ से इस स्फीयर की तरफ जाएगा, और इस प्लस का इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर से अर्थ की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर इस माइनस वाले को हटाना चाहते हैं तो इधर वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। आएगा समझ में। तो अर्थ कर देंगे तो यह क्या है, नेगेटिव चार्ज किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी यह एक बाय इंडक्शन जो है एक प्रकार का टेम्पोररी प्रोसेस है, लेकिन बाय कंडक्शन आपका परमानेंट प्रोसेस है। तो इसे जल्दी से आप नोट कर लें। अब आपका टॉपिक है जिसका इंतजार था, वह टॉपिक है कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसे जल्दी से आप नोट कर लें, ठीक है, और हेडिंग डालें कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। हाँ, तो कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस और इनवर्स स्क्वायर लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट स्टैटिक्स, यहाँ पर है स्टैटिक्स। स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, चार्ज किस में होंगे, रेस्ट में होंगे, उसकी बात कर रहा है। और बहुत 2 पॉइंट यानी बहुत स्मॉल चार्जेस है, माइक्रोकुलम में चार्ज रहेंगे, उन पर बात किया कूलॉम्स। कहा अपना डिफिनेशन दिया कि कूलॉम्स लॉ स्टेट दैट the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is first directly proportional to the product of magnitude of the two charges, and second inversely proportional to the square of the distance between the line joining them। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर रिपल्सन, क्योंकि इसके पहले बताया था हमने
कि सिमिलर चार्ज फर्स्ट लेक्चर में सिमिलर चार्ज जो होंगे उनके बीच रिपल्सन होगा, और डिसिमिलर जैसे ग्लास लें और प्लास्टिक ले लें, एक ग्लास रॉड ले लें, प्लास्टिक रॉड ले लें, दोनों को रब करके जब पास लाएंगे यानी तो उनके बीच डिसिमिलर चार्ज है, इसलिए क्या होंगे, यानी हमने दोनों के बिटवीन देखा तो अट्रैक्शन हुआ, यानी आप कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपल्सन टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन टू ईच अदर। आई बात समझ में? तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive nature but not is a repulsive nature. Hence here electrostatic force is a attractive or repulsive both in a nature. ठीक है, तो इसलिए कूलॉम्स ने क्या स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट क्या दिया, कूलॉम्स लॉ स्टेट दैट the force of attraction or repulsion between two stationary point charges first directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between the line joining them. उसके बाद बात उन्होंने कहा कि if two charges Q1 and Q2, if 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a small r distance apart, so then electrostatic force according to definition F is directly proportional Q1 and Q2. F is inversely proportional to the square of the distance between the line joining them. दोनों स्टेटमेंट को जब आप यहां पर लिखेंगे तो F is directly proportional Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, रखेंगे स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन। क्या हो जाएगी? न्यूटन। अब ध्यान सुने, अगर यह चार्ज Q1 और Q2 चार्ज जब Q1 एंड Q2 चार्ज ESU में दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU मींस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ESU मींस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो जब चार्ज ESU में दिया हो और डिस्टेंस आपका सेंटीमीटर में दिया हो तो उस समय स्मॉल k की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो और फोर्स F की वैल्यू, F की यूनिट हो जाती है डाइन, F की यूनिट हो जाएगी किसमें? डाइन में। तो उस समय F की वैल्यू होगी Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये किसी बुक में, ये कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा हुआ है, ये बुक में इसका चर्चा एनसीईआरटी में नहीं किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर स्मॉल k, तो वेयर स्मॉल k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, स्मॉल k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। स्मॉल क्या है आपका? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट स्मॉल k इज इक्वल टू, क्या बताया इन्होंने? स्मॉल k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Here एप्सिलॉन नॉट are called permittivity of free space. Epsilon naught are called permittivity of free space. So therefore F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R का स्क्वायर, Q1 Q2 upon R का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। Here epsilon naught are called परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोला?
क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली है, एक्सपेरिमेंट किया गया है 8.855 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं यूनिट की, इसकी यूनिट क्या होगी। यहाँ पर देखें, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। 4π इज न्यूमेरिकली वैल्यू, यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकली वैल्यू है। 4π आपका एक न्यूमेरिकली वैल्यू है, तो न्यूमेरिकली वैल्यू ऑल ट्रिग्नोमेट्री एंड न्यूमेरिकली वैल्यू इज ए यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है जितने भी न्यूमेरिकली वैल्यू एंड ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होती है। तो इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ आप ले जाएंगे, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू R का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मिलेगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम दैट इज कूलाम्स का स्क्वायर, कूलाम्स का स्क्वायर अपॉन F दैट इज न्यूटन इंटू डिस्टेंस मीटर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट आर कार्ड, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आर कार्ड क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ी सी बात समझें कि ये तो इसकी वैल्यू है, अब टोटल आपका 1/4πε0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहां देखें 1/4πε0 इज इक्वल टू, ये टोटल वैल्यू रखेंगे 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 × 10⁻⁻12 रखकर आप कटाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.0 इंटू 10 का पावर 9। अब यहां पर इसकी पूरी यूनिट लिखना है तो हो जाएगा क्या आपका, इसको यही रहने दें, ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखिए F इज इक्वल टू, यहां पर समझिए 4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसको इसके पास ले जाए, F इंटू R का स्क्वायर, अब Q1 इंटू Q2 हो जाएगा तो क्या मिला 1/4πε0। अब ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम इंटू कूलाम है, कूलाम का स्क्वायर, यानी यहाँ पर यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू क्या मिला, आप घर जाकर कटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, चेक कर सकते हैं, ये 4π 3.14 एप्सिलॉन नॉट एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 अलग तक कटाएंगे कितना वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखें, यानी यहां पर हम बात कर सकते हैं क्या, ध्यान समझे, यानी F इज इक्वल टू फॉर्मूला मिला 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, वो आर 9.0 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला मिला। अब यह फोर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, क्या हो जाएगी न्यूटन। यह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ इन नेचर, नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो चार्ज कैसा है, लाइक चार्जेज है कि अनलाइक चार्जेज है। आए बात समझ में, अब ध्यान समझिए। अब हम अगर बात करते हैं, कहते हैं यहां पर कि इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम एंड स्मॉल r इज इक्वल टू 1 मीटर, तो देन कैपिटल F इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, चेक कर रखे हैं तो आएगा 1 इंटू 1 का 1 इंटू 1 कूलम इंटू 1 कूलम, 1 कूलम का स्क्वायर इंटू 1 मीटर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा। इसकी वैल्यू क्या बताया हमें 9.0 इंटू पावर 9। तो यहां से आप कर सकते हैं 1 कूलम्स, 1 कूलम्स, तो
तो 1 कूलम्स को क्या कहेंगे कि 2 पॉइंट चार्जेज आर said to be 2 point charges are said to be 1 coulomb each if they repel each other with a force of 9.0 Newton per 9 Newton when kept 1 meter distance apart in a vacuum or air. लिख सकते हैं. Repeat again. 2 point charges are said to be 1 coulomb each if they repel each other with a force of 9.0 Newton per 9 Newton. When kept 1 meter distance apart in a vacuum or air. अब ध्यान से, but 1 coulomb is an extremely large unit. But 1 coulomb जो है एक्सटर्नली क्या है, लार्ज यूनिट है. यानी चार्ज की जो कूलम्ब यूनिट होती है वह लार्ज यूनिट होती है. कैसी यूनिट होती है? तो लार्ज यूनिट होती है ठीक है, वह लार्ज यूनिट होती है. तो अब बात हुआ कि स्मॉलर यूनिट क्या है. तो लार्ज चार्ज की लार्ज यूनिट होती है, बिगर यूनिट होती है कूलम्ब. बट स्मॉलर यूनिट यानी स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्जेज 1 माइक्रो कूलम्ब, 1 मिली कूलम्ब, 1 नैनो कूलम्ब, 1 पिको कूलम्ब, 1 माइक्रो कूलम्ब, इटसेट्रा 10 का पावर माइनस 9 कूलम्ब. 1 मिली कूलम्ब इज इक्वल 10 पावर माइनस 3 कूलम्ब. 1 माइक्रो कूलम्ब 10 का पावर माइनस 6 कूलम्ब. 1 पिको कूलम्ब 10 का पावर माइनस 12 कूलम्ब. 1 माइक्रो 10 का पावर माइनस 12 कूलम्ब. ये जो है आपके स्मॉल यूनिट है चार्ज की. क्या है? स्मॉल यूनिट है. अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. कहते हैं व्हेन द पॉइंट चार्जेज, ये जो दोनों पॉइंट चार्जेज हैं, व्हेन द पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड इन द मीडियम अदर देन वैक्यूम. वैक्यूम के अलावा हम किसी मीडियम में दोनों पॉइंट चार्जेज को रखते हैं, लाइक ऑयल, ग्लास, पेपर, वैक्स इटसेट्रा. इनमें रखते हैं तो वहां पर फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी वह फोर्स किसी मीडियम का होगा. यानी भाई ग्लास, ऑयल, वाटर, वैक्स, कंडक्टर, आइस, ग्लास, माइका, पेपर इटसेट्रा. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर. ये इक्वेशन क्या मिला आपको? सेकेंड. ये एयर का फॉर्मूला या मीडियम के लिए हमने कहा कि व्हेन द पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन द मीडियम अदर देन वैक्यूम लाइक ऑयल, ग्लास, पेपर, वाटर, आइस, वैक्स इटसेट्रा, where कैपिटल K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जहां कैपिटल K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. स्मॉल k को एप्सिलॉन को तो बता चुके हैं क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. तो कैपिटल K यहां पर क्या है? आपका डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है. अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये और इक्वेशन सेकंड दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा? कि एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? के मिलेगा. अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. यूनिट तो बता चुका हमने. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है. मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती है जिसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो इस एप्सिलॉन नॉट का हम निकाल सकते हैं डायमेंशन फार्मूला.
कूलम्ब्स का स्क्वायर अपन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, यानी कूलम्ब्स का स्क्वायर अपन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है इसका। कूलम्ब यानी चार्ज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम। तो एम्पियर का स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि चार्ज का क्या स्क्वायर है। अब फोर्स, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की होती है, ऑलरेडी बताया गया है डायमेंशन फॉर्मूला। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t का पावर -2, और यहाँ पर क्या है आपका डिस्टेंस l का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर ये m ऊपर चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये पावर 1 है और यहाँ पर पावर क्या है 2 है, तो l का पावर क्या हो जाएगा 3, जब ऊपर हो जाएगा तो -3। ये t पर -2 और +2, ये t पर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। यानी इस तरह से आप एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। m इनवर्स l का पावर -3, t का पावर 4, a का स्क्वायर, ये डायमेंशनल फार्मूला आप एप्सिलॉन नॉट में। अब ध्यान दें, अगर आपसे पूछे डायमेंशनल फार्मूला आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशनल फार्मूला आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको कह सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट। तो इसको पलट दें, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ रखेंगे, यानी 1/m इनवर्स l का पावर -q, t का पावर 4, a। या तो आपको फार्मूला याद हो या तो यूनिट याद हो, अगर याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, या तो डायमेंशन फार्मूला याद कर लें। यहाँ पर मिलेगा m का पावर +1, यानी ऐसे रहने दें, l का पावर +3, t का पावर -4 और a का पावर -2। ये मिला 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल फार्मूला मिला। इट्स ओके। अब देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ER से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ER से। तो रिलेटिव परमिटिविटी को ER से रिप्रेजेंट करते हैं। ER इक्वल टू क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब ध्यान दें, जो एप्सिलॉन नॉट और K है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, एप्सिलॉन से। यह क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। तो इस एप्सिलॉन को आप क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, इसको बोलेंगे। एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पर देखें, यहीं से निकल जाएगा F एयर, F और F मीडियम इज इक्वल टू, एयर के लिए फॉर्मूला Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का स्क्वायर। IFM Q1 Q2 ये कहां चला जाएगा, ऊपर, एप्सिलॉन नॉट इंटू K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R का स्क्वायर। R स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Q1 Q2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मिलेगा कैपिटल K मिलेगा। इस कैपिटल K को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अगर सपोर्ट दैट यहां पर E और E नॉट और K के जगह पर हम परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम रखते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा, कैंसिल नहीं होगा आपका। R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, यानी यहां से ER की वैल्यू मिला, ठीक है। ये इज इक्वल टू F अपॉन क्या हो गया, FM हो गया। तो यहां से डिफिनेशन बनाएंगे आप रिलेटिव परमिटिविटी की।
कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम with respect to the free space is known as relative permittivity of that medium. यानी relative permittivity of any medium will be equal to permittivity of that medium upon permittivity of free space. डिफिनेशन लिख सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी की डिफिनेशन लिख सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम. तो देयरफॉर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विल बी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब कुछ बात करते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सम मीडियम. रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सम मीडियम. रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सम मीडियम. चलिए इधर रहने देता हूं. ये एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के. रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सम मीडियम. कुछ बात कर लेता हूं, इसे आप नोट कर लें. चलिए यहीं पे लिखता हूं. रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सम मीडियम याद करना है. फर्स्ट K1 बात की जाए ऐसा क्या है. तो फॉर फ्री स्पेस ओवर वैक्यूम ओवर एयर K की वैल्यू क्या होगी 1. सेकेंड हमने ले लिया फॉर प्योर इंसुलेटर. फॉर इंसुलेटर के लिए K की वैल्यू क्या होती है तो आप बोल सकते हैं 0 होती है. प्योर इंसुलेटर. फॉर प्योर इंसुलेटर K की वैल्यू क्या होगी 0. थर्ड पॉइंट फॉर प्योर कंडक्टर. फॉर प्योर कंडक्टर K की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटिव. इसको लर्न करना है आपको. ठीक है. अब फोर्थ फॉर वाटर K की वैल्यू 80 OR 81. फिफ्थ फॉर आइस K की वैल्यू 90 OR 91. ठीक है. K की वैल्यू 90 OR 91. आएगा समझ में. अब यहां रहा आइस. अब ग्लास के लिए 4.5 पॉइंट 6 पॉइंट फॉर ग्लास. ग्लास के लिए K की वैल्यू 3 OR 4 होती है. 3 OR 4. ग्लास के लिए डायरेक्ट कांस्टेंट K की वैल्यू 3 अथवा 4 होती है. अब पारमाइका K की वैल्यू 6 OR 7. माइका के लिए 6 से 7 तक वैल्यू होती है. और पार ऑफ पेपर की बात किया जाए तो पार ऑफ पेपर 8 पॉइंट पार पेपर K की वैल्यू 3.7 होती है पेपर के लिए डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू. और पार ग्लिसरीन K की वैल्यू 39 होती है. पार पॉलीथीन K की वैल्यू 3.5 होती है. पॉलीथीन के लिए K की वैल्यू 3.5. और ग्लिसरीन के लिए K की वैल्यू 30 आपका 9 होती है. तो इस तरह से आपका कूलॉम्स लॉ क्या हुआ द एंड हुआ. अगला टॉपिक होगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो आप हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें. अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक हमें क्या मिले. मैं उत्सुक हूं और अधिक से अधिक वीडियो लेक्चर टाइम टू टाइम आपको अपलोड करते रहें ताकि आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाता रहे. इट्स ओके. थैंक्स.